नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे जेईई एंड सीआईबी मेड सिंपल के इस चैनल में। दोस्तों, हमारे जेईई के एग्जामिनेशन में मात्र 3 सप्ताह बचा रह गया है और आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं एक टर्बो कोर्स की। तो दोस्तों, हम लोग टर्बो कोर्स, ये हमारा एक सीरीज चलेगा टर्बो कोर्स का, और आज हम लोग एएफएम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। एएफएम में दोस्तों यूनिट 1 टू यूनिट 6 का हाई स्पीड रिवीजन रहेगा। और दोस्तों, निश्चित रूप से आप ये गारंटी ले लीजिए कि ये जो कोर्स है ये आपको निश्चित रूप से 50 मार्क्स तो एटलीस्ट दिलवा ही देगा, क्योंकि ये जो कोर्स है वो बनाया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आए हैं उनको प्रॉपर्ली एनालाइज करके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही नहीं, उस पे जो मेमोरी मैप्स है, उस पे जो याद रखने का तरीका है, कीवर्ड्स है, वो भी आपको हाईलाइट किया जाएगा और साथ साथ एमसीक्यूज भी करवाया जाएगा। यानी दोस्तों, फुल्ली फ्लेजेड प्रिपरेशन होगा। आपको जो चाहिए वो इस कोर्स में मिलेगा। तो वीडियो को अंतिम तक जरूर देखें। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले यूनिट के साथ, जो कि है डेफिनेशन, स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, मॉड्यूल ए। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आता है हमारा स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। तो देखिए दोस्तों, स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है जी, कि जब कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, राइट, यहां पे आप एक कीवर्ड देखेंगे, कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, राइट, और मतलब ये हुआ कि कंपनी के मैनेजर्स ऑनर्स के पैसे और प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कंपनी स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि कंपनी के जो मैनेजर हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं कि कंपनी के ऑनर के पैसे, ठीक है, कंपनी के मैनेजर जो है ऑनर के पैसे और प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करते हैं। यहीं से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुरू होती है। देखिए लिखा है ना, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यही शुरू होती है। यानी कौन मैनेज कर रहा है? मैनेजर मैनेज कर रहा है। क्या मैनेज कर रहा है? तो ऑनर के पैसे, प्रॉपर्टी को रिस्पॉन्सिबली हैंडल करता है। इसी को बोलते हैं स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग। इस पे सवाल आ चुका है। जो जो टॉपिक आपको बता रहे हैं दोस्तों, सब पे सवाल आ चुका है। एक एक बात को ध्यान से सुनिए। फिर आया हमारा डबल एंट्री सिस्टम। तो ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है दोस्तों, इसको समझिए। देखिए दोस्तों, 15 सेंचुरी इटली से जहां से प्योर वर्ल्ड ने सीखा, पूरे वर्ल्ड ने सीखा, राइट। तो 15 सेंचुरी इटली में आ जाइए आप, पूरे वर्ल्ड ने सीखा कि एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट। ये कंसेप्ट है, एवरी डेबिट हैज अ क्रेडिट, राइट। यही सिस्टम आज भी हर बिजनेस में चलता है। फिर आया कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 129(5), ठीक है, ये कंपनीज एक्ट का सेक्शन है 129(5). तो दोस्तों, ये कहता है कि अगर कोई कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करती, मान लीजिए कोई कंपनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रही है, राइट, तो उसे 3 चीजें बतानी पड़ती है। क्या चीज बतानी पड़ेगी? पहले डेविएशन बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा कि उसका रीजन क्या है और उसका फाइनेंशियल। तो और दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एएस नंबर 2। एएस नंबर 2 बोले या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बोले, राइट। तो ये रिवाइज हुआ था 2016 में। ये डिसाइड करता है इन्वेंट्री का वैल्यू कैसे निकालना है। यानी ये आपको बताता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में, राइट। रूल याद रखिएगा, लोअर ऑफ द कॉस्ट और एनआरवी, राइट। रूल याद रखिए, लोअर ऑफ द कॉस्ट या एनआरवी, मतलब जितना कम कम हो वही फाइनल वैल्यू होगा। समझे, ये ध्यान रखना। नेट एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अच्छा, उसके बाद दोस्तों, कॉस्ट निकालने की क्या मेथड है? बस याद रखिए, कॉस्ट निकालने की जो मेथड्स है वो फीफो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, वेटेड एवरेज है, और एक यूनिक आइटम के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अच्छा, बस एक लाइन याद रखिए कि जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 था, वो आया था 1 अप्रैल 2017 से। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ ये आप याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 से आया था, राइट। और दोस्तों, सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन नंबर 5, ये मैंने अभी अभी आपको बताया था यहाँ पे, हाँ, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, राइट। तो देखिए, अभी हमने 2 चीज बताया, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो याद रखिए कि एएस टू रिवाइज कब से आया था? 1 अप्रैल 2017 से आया था। और सेक्शन नंबर 129 सब सेक्शन 5 जो है, उसमें डिस्क्लोजर करना मैंडेटरी है। किस चीज का डिस्क्लोजर? डेविएशन का। और तीसरा चीज याद रखिएगा, इन्वेंट्री हमेशा लोअर ऑफ कॉस्ट लेना है, या एनआरवी का जो भी कॉस्ट या एनआरवी में से जो लोअर हो उसको लेना है। ये देखिए कि टॉप 3 एग्जाम फैक्ट है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर वाले स्लाइड से समझाया है। अब दोस्तों, एक एमसीक्यूज कर लेते हैं, जल्दी से बताइए क्या सही जवाब है इसका। सवाल है कि अंडर सेक्शन 129(5) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी मस्ट डिस्क्लोज डेविएशन फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलोंग विथ ओनली रीजन, ओनली फाइनेंशियल इफेक्ट, डेविएशन रीजन एंड फाइनेंशियल इफेक्ट, नन ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ये सेक्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको भी मैंने समझाया। तो दोस्तों याद रखिएगा, आपको तीनों चीज डिस्क्लोज करना है, डेविएशन, रीजन और फाइनेंशियल इंपैक्ट। तो 1 लाइन टेबल देख लीजिए। स्टीवार्डशिप अकाउंटिंग डील करता है अकाउंटेबिलिटी बाय मैनेजर। डबल एंट्री का ऑरिजिन है इटालियन। सेक्शन नंबर 129(5) बोलता है कि आपको डेविएशन को डिस्क्लोज करना है। एएस2 डील करता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन से, और वैल्यूएशन का बेसिस या तो कॉस्ट लीजिए या एनआरवी लीजिए।
जो भी लोअर होगा उसको लीजिए। और कॉस्ट का मेथड फीफो, वेटेड एवरेज, स्पेसिफिक आईडी। ये होता है तैयारी का तरीका। देखिए आपको मैंने 3-4 पेज का एकदम की पॉइंट समझा दिया। एग्जाम में आपको मेन मेन की पॉइंट ही याद रखना है, कोई लंबा चौड़ा याद, मेन पॉइंट जो काम देगा। जैसे स्टीवार्डशिप ऑफ अकाउंटिंग, जैसे दिमाग में आया ये वर्ड, दिमाग में आना चाहिए कि अरे हाँ इसका मतलब है कि मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी। डबल एंट्री दिखा, सीधा बोलेगा अरे ये तो इटालियन ऑरिजिन है। सेक्शन नंबर 129.5 दिखा, अच्छा ये तो हमारा डेविएशन से डिस्क्लोजर के बारे में बोलता है कि आपको सब कुछ डिस्क्लोज करना ही करना है। सब कुछ में क्या क्या थी, तो आपको डेविएशन डिस्क्लोज करना है, रीजन डिस्क्लोज करना है, इसका फाइनेंशियल इंपैक्ट डिस्क्लोज करना है। अच्छा AS2 आएगा दिमाग में, सीधा बोलेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है। आप बोलेंगे अरे इन्वेंट्री वैल्यूएशन है तो कौन से बेसिस पे करेंगे वैल्यूएशन, तो या तो हम कॉस्ट लेंगे या एनआरबी लेंगे, दोनों में जो लोअर रहेगा उसको लेंगे। अच्छी बात है। कॉस्ट मेथड की यदि हम बात कर ले तो देखिए दोस्तों, फीफो मेथड है, वेटेड एवरेज मेथड है, स्पेसिफिक आईडी मेथड है। मैंने समझा दिया आपको। तैयार है अगले कंसेप्ट के लिए? बिल्कुल आप तैयार होंगे, एकदम मजबूत करेंगे अपने कंसेप्ट को। अब हम लोग डिस्कस करते हैं AS4 के रिगार्डिंग। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं आपका JIB एग्जाम क्लियरली निकलेगा यदि आप इस सीरीज के एक एक वीडियो को अच्छे से देख ले तो। चलिए अब हम बात करते हैं दो पावरफुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, AS4 और AS5, जो एग्जाम में फेवरेट टॉपिक होते हैं। देखिए AS4 का सिंपल सा फंडा है, वो बोलता है कि अगर बैलेंस शीट डेट से पहले ही कोई कंडीशन थी और उसका रिजल्ट बाद में पता चला तो एसेट या लायबिलिटी को एडजस्ट करो। देखिए सिंपल सी बात है, सिंपल वर्ड में सुनिए क्या बोल रहा है कि बैलेंस, ये देखिए बैलेंस शीट का डेट है, समझे, इससे पहले कोई कंडीशन थी और उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चला, अभी नहीं पता चला, उसका रिजल्ट हमें बाद में पता चला, तो यह बोलता है कि एसेट्स और लायबिलिटी को एडजस्ट करो। साफ साफ लिखा हुआ है, समझे। देखिए दोस्तों, आप एक चीज वर्ड आप देखेंगे यहाँ पे वर्ड यूज किया है कंटिजेंट लॉस। ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि अगर कंटिजेंट लॉस प्रोबेबल है, ठीक है, अगर कंटिजेंट लॉस प्रोबेबल है और मेजर हो सकता है, दो चीज है, प्रोबेबल होना जरूरी है, मेजरेबल होना जरूरी है। अगर कंटिजेंट लॉस प्रोबेबल है और मेजर हो सकता है तो क्या करना है दोस्तों, तो आप प्रोविजन बनाइए ना, तो देन यू मेक द प्रोविजन। समझे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर कंटिजेंट लॉस प्रोबेबल है, मेजर हो सकता है तो प्रोविजन बनाइए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, लेकिन क्या कर रहा है कि इवन वर्चुअली सर्टेन, समझे बात को, कंटिजेंट गेन तभी रिकॉग्नाइज करना है जब वर्चुअली सर्टेन हो, वरना सिर्फ डिस्क्लोज कर दीजिए। समझे, तो ये ध्यान रखिएगा। फिर से रिपीट कर दे, AS4 का सिंपल सा फंडा है, अगर बैलेंस शीट डेट के पहले की कोई कंडीशन थी और उसका रिजल्ट बाद में पता चला तो एसेट या लायबिलिटी को एडजस्ट कर दीजिए। अगर कंटिजेंट लॉस प्रोबेबल है, मेजर कर सकते हैं, तो प्रोविजन बना दीजिए। और लेकिन कंटिजेंट गेन तभी रिकॉग्नाइज होगा जब वर्चुअली सर्टेन हो, वरना सिर्फ डिस्क्लोज कर दीजिए, उसको रिकॉग्नाइज मत कीजिए। दो वर्ड है दोस्तों, एक वर्ड है डिस्क्लोजर, एक वर्ड है रिकॉग्निशन। क्या बोलता है, कंटिजेंट गेन को रिकॉग्नाइज तभी कीजिए जब आप कंप्लीटली सर्टेन हो, वरना उसे डिस्क्लोज कर देना ही बेहतर है। अब हम लोग मूव करते हैं AS नंबर 5 पे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 5 पे। दोस्तों आपको किसी प्रकार का, इस प्रकार का मटेरियल का रिक्वायरमेंट हो, कैप्सूल कंटेंट का रिक्वायरमेंट हो, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कोर्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, लास्ट मिनट रिवीजन के लिए, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस पर्टिकुलर नंबर पर। इस तरह के वीडियोस सभी टॉपिक के सिंपल भाषा में आपको मिलते हैं हमारे इस चैनल पे। इस ऐप का नाम है JIB एंड CIB मेड सिंपल। चलिए AS5 क्या कहता है कि पास्ट मिस्टेक, पास्ट ओमिशन के बारे में, ये होते हैं प्रायर पीरियड आइटम। ये बोलते हैं कि ये जो हमारे पास्ट मिस्टेक है, ये सब के सब हमारे प्रायर पीरियड आइटम होते हैं। फिर आता है हमारा, एक देखिए लिखा है ना, प्रायर पीरियड। फिर आता है हमारा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। क्या बोलता है दोस्तों कि जो अनयूजुअल है, जो नॉन रेकरिंग होते हैं, देखिए यहां लिखा है वर्ड अनयूजुअल, नॉन रेकरिंग, समझे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर फायर लॉस हो जाना, मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हो जाना, समझे। और अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चेंज करनी है, समझे, अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करना है, तो या तो आप लॉ या स्टैंडर्ड कहता हो या फिर प्रेजेंटेशन बेटर हो, या तो आप लॉ के द्वारा कीजिए या बेटर प्रेजेंटेशन के द्वारा कीजिए, राइट। इंपैक्ट हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्क्लोज करना जरूरी है, समझे बात को। बस याद रखिए दोस्तों, दोनों स्टैंडर्ड AS4, तो हमने क्या देखा दोस्तों अभी, की पॉइंट याद रखिए, AS4 और AS5 दोनों मैंडेटरी स्टैंडर्ड है, समझे। कंटिजेंट गेन तभी आएंगे जब आप श्योर हो, ये की पॉइंट है, याद रखिएगा। कंटिजेंट गेन तभी आएंगे जब आप श्योर हो, राइट। और प्रायर पीरियड आइटम पास्ट के एरर और ओमिशन की वजह से होते हैं। मैंने आपको दो आइटम बताया था, प्रायर पीरियड और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो प्रायर पीरियड आइटम क्यों होते हैं, एरर और ओमिशन ऑफ द प्रीवियस ईयर के कारण प्रायर पीरियड आइटम आते हैं। तो अगला एग्जाम जब आपसे पूछे, आप कॉन्फिडेंटली बोल पाएंगे कि अरे हाँ AS4 है, सीधा बोल दीजिए कंटिजेंसी का रूल बुक है जी। AS4 क्या है, कंटिजेंसी का रूल बुक ही तो है। अच्छा, फिर बोले AS5 है, कोई बात नहीं है, AS5 तो हमारा पास्ट मिस्टेक से डील करता है, अनयूजुअल इवेंट का रिकॉर्ड कीपर है ये,
समझे ना बात को? एक वर्ड में यदि हम बोले AS4 क्या है जी, तो AS4 है हमारा कंटिजेंसी का रूल बुक, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कंटिजेंसी का रूल बुक है। AS5 क्या है, तो AS5 है हमारा पास्ट मिस्टेक और अनयूजुअल इवेंट का रिकॉर्ड कीपर। आइए एक दो MCQ लगा ले, देखिए तो एग्जाम के लिए 3 फैक्ट जरूर याद रखिएगा। अब देखिए क्विक MCQ है, अंडर AS4 कंटिजेंट ग्रेड शुड बी रिकॉग्नाइज इमीडिएटली, नहीं जी, रिकॉग्नाइज काहे करेंगे तुरंत, डेफर्ड नहीं, नॉट रिकॉग्नाइज यस व्हेन अनलेस यू आर वर्चुअली सर्टेन, जब तक आप वर्चुअली सर्टेन नहीं हो तब तक रिकॉग्नाइज मत कीजिए, क्योंकि AS4 डील करता है कंटिजेंसी का रूल बुक है जी, समझे। और AS5 बोलता डी नंबर बोला हमेशा डिस्क्लोज करो ना, काहे का डिस्क्लोज करेंगे हमेशा, समझे। तो एक वर्ड में याद रखिए कि गेन को तभी रिकॉग्नाइज करना है जब आप वर्चुअली सर्टेन रहे, उससे पहले रिकॉग्नाइज कीजिए ही मत। तो कुछ कीवर्ड देख लीजिए, जब भी आपको AS4 दिखे, कंटिजेंसी एंड पोस्ट बैलेंस शीट इवेंट, याद रखिएगा कंटिजेंट लॉस प्रोवाइड कीजिए यदि वो प्रोबेबल हो, कंटिजेंट गेन को रिकॉग्नाइज कीजिए जब आप सर्टेन हो। AS5 डील करता है हमारे प्रायर और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे नॉन रिकरिंग आइटम होते हैं, बार बार नहीं होते, जैसे फायर हो गया, हाँ अनयूजुअल आइटम होते हैं। और अकाउंटिंग पॉलिसी में यदि चेंज करना है तो आप इसके इंपैक्ट को जरूर डिस्क्लोज कीजिए, समझे बात को, यही सब चीज को अभी मैंने समझाया है। दोस्तों आगे बढ़ा जाए, आगे हम लोग देखते हैं 2 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एग्जाम में गारंटेड हिट है, आएंगे ही आएंगे, AS10 और AS11। देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने इस कोर्स में क्या किया है आपके लिए, जो मैंने एक टर्बो चार्जर कोर्स बनाया है, इसमें क्या किया है दोस्तों कि जो जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है केवल वही मैंने इंक्लूड किया है, बुक का सारा कंसेप्ट पॉसिबल ही नहीं आप कर पाए इतने कम समय में। तो जरूरी है ना स्मार्ट वर्क करने का, स्मार्ट वर्क का मतलब यही तो होता है कि प्रीवियस के पेपर को एनालाइज करो, प्रॉपर उस पर स्टडी करो, उस पर नोट्स बनाओ, उसको MCQs प्रिपेयर करो, और क्या चाहिए। और दोस्तों यदि आपको क्विजेस की रिक्वायरमेंट है तो हमारे ऐप में इंस्टॉल कर सकते हैं, मैंने हर एक यूनिट से इंपॉर्टेंट क्विजेस बना रखे हैं, 15-15 मिनट का क्विज है, टाइम बाउंड मैनर में आप देंगे, 20 क्वेश्चन रहेंगे, अटेम्प्ट कीजिए, सही गलत देखिए कितना सही कितना गलत है, फिर से अटेम्प्ट कर लीजिए, देखिए अगली बार से ज्यादा मार्क्स आना चाहिए आपको। चलिए इस तरह से आप चीजों को याद भी रख सकते हैं, बेस्ट तरीका है याद रखने का क्विज अटेम्प्ट करना। चलिए AS10 की बात करें दोस्तों, AS10 हमारा रिवाइज हुआ था 2016 में, सिंपल वर्ड में बोले यह डील करता है 3 चीजों से, PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, समझे, मतलब टेंजिबल एसेट जो 12 महीना से ज्यादा काम आएंगे, समझे, तो वैसे टेंजिबल एसेट जो 12 महीना से ज्यादा काम आएंगे, राइट, प्रोडक्शन रेंटल या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अब क्या बोलता है जी रिकॉग्निशन के बारे में, यदि बोलता है कि PPE को रिकॉग्नाइज तभी करो जब फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल हो, इसको रिकॉग्नाइज तभी करना है जब फ्यूचर बेनिफिट आपका प्रोबेबल है और कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सके, तभी तो रिकॉग्नाइज कीजिए इसको, अदरवाइज मत कीजिए, समझे बात को। हाँ अब देखिए दोस्तों कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है, कॉस्ट में इंक्लूड करना है हमें परचेज प्राइस, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट और डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन कॉस्ट। देखिए परचेज प्राइस ले लीजिए, डायरेक्ट इंस्टॉलेशन या साइट प्रिपरेशन कॉस्ट ले लीजिए, डिसमेंटलिंग और रिस्टोरेशन का खर्चा ले लीजिए, और क्या क्या एक्सक्लूड करना है जी, तो हमें एक्सक्लूड करना है एडमिनिस्ट्रेशन, इनॉग्रेशन, एडवर्टाइजिंग या ट्रेनिंग का खर्चा। तो क्या लाना है क्या छोड़ना है यह भी आपको देखना है PPE के अंदर, समझे। और दोस्तों याद रखिएगा PPE एक्सचेंज से लिया है तो रिकॉर्ड करो फेयर वैल्यू पे, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, PPE आपने एक्सचेंज से लिया है तो क्या करना है आपको रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे, तो फेयर वैल्यू पे, समझे। जब तक कि कोई कॉमर्शियल सब्सटेंस ना हो या फेयर वैल्यू मेजर ना हो सके। डेफर्ड पेमेंट प्लान यदि है आपका तो जो डिफरेंस है वो इंटरेस्ट माना जाएगा एज पर AS नंबर 16, समझे। तो ये कहता है हमारा, तो दोस्तों एक वर्ड में यदि हम बोले तो AS नंबर 10 जो है वो PPE से डील करता है, समझे। PPE यानी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, मतलब वो टेंजिबल एसेट जो 12 महीने से ज्यादा काम आएंगे प्रोडक्शन रेंटल या एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसी को बोलते हैं टेंजिबल, जो 12 महीने से ज्यादा काम आने वाले हैं वही हमें लेना है। क्या बोलता है PPE को रिकॉग्नाइज तभी करो जब फ्यूचर बेनिफिट प्रोबेबल हो, कॉस्ट आप मेजर कर सके तभी PPE को रिकॉग्नाइज करो। कॉस्ट जो यहाँ पे आया है इसके अंदर क्या क्या होता है वो यहाँ बताया गया है, क्या नहीं आता है वो यहाँ बताया गया है, ये पूछा जाता है, समझिए। अब हम लोग बात करते हैं AS नंबर 11 की। पता होगा दोस्तों ये कवर करता है फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन और रिजर्व। देखिए यहाँ पे मैंने वर्ल्ड का फिगर बना दिया है। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप PDF में ये वर्ड ये फिगर देख एक दो बार रिवाइज करेंगे, अरे ये फिगर दिमाग में आ जाएगा आपको। देखिए ना ये ड्राइंग मैंने किया है, सबका भी काम बनता है। जब आप इस PDF को देखेंगे ना दोस्तों, जब आप ये वर्ल्ड का मैप देखेंगे, अरे हाँ आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा। कभी कभी क्या होता है ना, जब आप एक PDF को 2-3 बार देखते हैं तो आपको पता होता है एग्जैक्टली कौन चीज कहाँ लिखा हुआ है। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, देखिए JIB एग्जाम निकालने का एक ही तरीका है, एक ही चीज को 2 बार पढ़िए, ना कि 2-2 चीज को 1 बार पढ़िए, समझे। तो देखिए AS नंबर 11 क्या कहता है कि फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन और ट्रांजैक्शन। तो ये क्या बोलता है दोस्तों कि जो भी हमारे फॉरेन ट्रांजैक्शन है, जो भी हमारे फॉरेन ब्रांचेज हैं, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट है, सबके सबको इंक्लूड कर दो।
अब तो क्या एक्सक्लूड करना है जी, तो आपको एक्सक्लूड करना है कन्वीनियंस ट्रांसलेशन को, कैश फ्लो स्टेटमेंट को और इंटरेस्ट एडजस्टमेंट को। ठीक है दोस्तों, क्या इंक्लूड करना है? फॉरेन ट्रांजेक्शन, फॉरेन ब्रांचेस, फॉरेन एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, कन्वीनियंस ट्रांसलेशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट को हमें एक्सक्लूड करना है। तो बस 3 फैक्ट याद रखिए। पीपीई जो होते हैं 12 महीना से ज्यादा के लिए होते हैं, टेंजिबल एसेट जिनका प्रोडक्शन रेंटल एंड में ज्यादा, ये याद रखिएगा। AS10 में इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट, इनिशियल AS10 जो होता है इसमें इनिशियल मेजरमेंट कॉस्ट पे होता है, राइट। एक्सचेंज केस में फेयर वैल्यू लिया जाता है। और AS नंबर 11 जो है सिर्फ फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन डिफरेंस का है। तो जब आगे आगे क्वेश्चन आए कॉन्फिडेंटली बोलिए, AS10 बनाता है एसेट के कॉस्ट का ब्लूप्रिंट, यानी जो एसेट है हमने लिया उसका कॉस्ट कहां से आ रहा है जी, उसका कॉस्ट या तो आपका ये सब चीज आएगा, परचेज प्राइस आएगा, डायरेक्ट ट्रिब्यूल, और क्या क्या एक्सक्लूड करना है वो बताता है, कॉस्ट के बारे में बताता है। समझे, जो एसेट आपके पास आ रहा है उसका कॉस्ट कहां से आ रहा है वो बताता है हमें AS10। और AS नंबर 11 सिर्फ फॉरेन ट्रांजेक्शन और ट्रांसलेशन डिफरेंस का है। AS नंबर 11 कंट्रोल करता है फॉरेन करेंसी के गेम को, याद रहेगा ना जी। एक दो क्वेश्चन कर ले, तैयार है आप? बिल्कुल कीजिए। देखिए सवाल है कि अंडर AS नंबर 10 द कॉस्ट ऑफ पीपी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? एडवर्टाइजिंग इनॉग्रेशन कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, साइट प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या होगा दोस्तों, याद रखिएगा, केवल डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को लाया जाता है। यहाँ पे मुझे एक मिस्टेक लग रहा है कि ये जो वर्ड लिखा है इन्होंने, ये वाला से ज्यादा सही होगा। समझे, एडवर्टाइजिंग नहीं लेते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग नहीं लेते हैं, यहाँ पे नॉट होना चाहिए। समझे, चलिए इसको सही कर लेते हैं। सी नंबर, हाँ सॉरी, सी तो सही है, मैं गलत बोल रहा हूँ। सी तो सही है, सी वाला ऑप्शन सही है। समझे, सी वाला सही है। चलिए आगे बढ़े। तो देखिए हमने क्या बताया अभी आपको, एक बार फिर से रिकॉल कर, जितना बार रिकॉल करेंगे ना दिमाग में बैठ जाएगा चीज। AS10 आए तो पीपीई वर्ड याद कर लीजिए। पीपी को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, तो फ्यूचर बेनिफिट देख लीजिए है कि नहीं है, यदि है तभी रिकॉग्नाइज कीजिए। और मेजरेबल कॉस्ट है कि नहीं है, ये भी तभी देख लीजिए। अच्छा, मेजरेबल कॉस्ट में क्या क्या नहीं लेना है जी, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट मत लीजिए, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट मत लीजिए, ट्रेनिंग कॉस्ट मत लीजिए। पीपी का जो एक्सचेंज होगा वो हमेशा फेयर वैल्यू पे होगा। डेफर्ड पेमेंट जो होता है वो इंटरेस्ट होता है एज पर AS नंबर 16। AS नंबर 11 आपके फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन से डील करता है। ट्रांसलेशन में आपको INR में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या क्या एक्सक्लूड करना है AS नंबर 11 में? देखिए, कन्वीनियंस कॉस्ट, कैश फ्लो कॉस्ट, इंटरेस्ट एडजस्टमेंट कॉस्ट, ये सबको ना लेना है। समझे बात को? तो ये फंडा क्लियर हुआ, दो चीज कंसेप्ट जो भी अभी मैंने आपको बताया। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग अगले कंसेप्ट की ओर। दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 3 अकाउंटिंग टॉपिक जो हर एग्जामिनेशन में आते हैं। आइए सबसे पहले AS नंबर 25 को देखते हैं सिंपल शब्दों में। यह होता है एंट्रीम रिपोर्टिंग। क्या होता है जी? एंट्रीम रिपोर्टिंग। समझे, एंट्री रिपोर्टिंग का मतलब जब एक कंपनी फुल साल का नहीं बल्कि 3 महीना या 6 महीना का फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करती है। मतलब समझिए कि पूरे के पूरे साल का नहीं रिपोर्ट पब्लिश, ये पूरे साल का बेसिकली पब्लिश नहीं कर रही है, बल्कि 3 महीना 6 महीना, ठीक है, ऐसे करके पब्लिश कर रही है, फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश करती है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा है रिपोर्टिंग फॉर लेस देन अ फुल फाइनेंशियल ईयर। मतलब रिपोर्टिंग तो हो रहा है लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर का नहीं हो रहा है, बल्कि 3 महीना या 6 महीना का फाइनेंशियल रिजल्ट पब्लिश हो रहा है। अब देखिए इसमें बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, कैश फ्लो आएगा या नोट्स आएगा, ये सब के सब आते हैं। ये कौन सा है हमारा? AS नंबर 25 है। उसके बाद है हमारा AS नंबर 109। AS नंबर 109 क्या है, क्या कहता है, जरा इसको देखिए। AS नंबर 109 कहता है कि ये इंट्रोड्यूस करता है आपको एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में। क्या इंट्रोड्यूस करता है? एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, ECL, जहां पे लॉस तब नहीं पहचाना जाता जब वो हो जाए, बल्कि पहले से एस्टिमेट किया जाता है बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क चेन। ये क्या बोलता है, सुनिए ध्यान से। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बोलता है कि लॉस तब तक मत पहचानो जब लॉस तब नहीं पहचाना जाता जब वो हो जाए, बल्कि पहले से एस्टिमेट कर लो, ठीक है, बेस्ड ऑन क्रेडिट रिस्क चेन। इसलिए वर्ड यहां पे यूज किया एक्सपेक्टेड। जब हो जाने के बाद लॉस मत पहचानिए, पहले से एक्सपेक्ट कर लीजिए कि हाँ अच्छा ये लॉस होने वाला है। समझे बात को? तो अगर मान लीजिए रिस्क बढ़ गया तो लाइफ टाइम ECL, वरना 12 महीना ECL। यदि रिस्क बड़ा है तो लाइफ टाइम ECL लीजिए ना जी, और यदि छोटा है तो 12 महीना का ECL ले लीजिए, ठीक है। और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा USGAAP। ध्यान दीजिएगा, यह है USA का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क जो इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी और कंसिस्टेंसी इन रिपोर्ट। ठीक है, USA का अकाउंटिंग फ्रेमवर्क है जो कि दो चीजों को इंश्योर करता है, ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। समझे, इसका रूल बनता है FASB। इसका रूल बनता है, क्या बनाता है, सॉरी बनता नहीं, बनाता है, इसके रूल बनाता है FASB। इसका रूल बनाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और इन्फोर्स करता है SEC। ये सब याद रखिएगा,
कौन रूल बनाता है? एफएसबी बनाता है। कौन इन्फोर्स करता है? एसईसी इन्फोर्स करता है। किस फर्म के लिए? तो लिस्टेड फर्म के लिए। समझे? तो ये सब चीज ध्यान रखना है। एएस नंबर 25 एंट्रीम रिपोर्टिंग, एएस नंबर 109 ईसीएल, यूएसजीडब्ल्यूपी अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ यूएस, एकदम की पॉइंट बुलेट पॉइंट में लिखा गया आपके लिए, ताकि आप फास्ट फास्ट रिवाइज कर सकें। तो दोस्तों टॉप 3 एग्जामिनेशन फैक्ट याद रखिए। क्या याद रखिएगा दोस्तों? एएस नंबर 25 एंट्रीम रिपोर्ट के लिए होता है, ठीक है। एएस नंबर 109 आईएनडीएस 109 डील करता है एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के बारे में। और यूएसजीडब्ल्यूपी जो है दोस्तों, ये याद रखिएगा, ग्लोबल अकाउंटिंग डिसिप्लिन के लिए है। किसके लिए है? ग्लोबल अकाउंटिंग डिसिप्लिन के लिए है। एफएएसबी गवर्न करता है, सरकार के अंदर नहीं है ये। तो एक लाइन में कहें तो ये 3 स्टैंडर्ड मिलके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को बनाते हैं, क्लियर, फेयर और फ्यूचर रेडी। ये देखिए, ये आपको क्या बना रहा है? ये फ्यूचर रेडी बना रहा है ना, आप पहले से ही लॉस को प्रेडिक्ट कर लीजिए। ये आपको फेयर बना रहा है ना, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, और ये क्लियर बना रहा है, समझे? तो क्लियर, फेयर और फ्यूचर रेडी बनाता है। तो ये 3 फैक्ट को याद रख लीजिए। चलिए पहले बताइए, अंडर आईएनडीएस 109 बैंक रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डिफॉल्ट डेटा, वर्ली पास लॉस, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट रिस्क, फिक्स परसेंटेज प्रोविजन। तो दोस्तों यहाँ पे चूंकि क्रेडिट लॉस की बात हो रही है, तो क्रेडिट रिस्क के बारे में ही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही है। अभी मैंने बताया ना कि आपको ये आईएनडीएस के अनुसार आपको ये लॉस देखना है, क्रेडिट रिस्क चेंज को के बेसिस पे लॉस। तो फ्रेंड्स कुछ की पॉइंट्स याद रख लीजिए। एएस नंबर 25 ये दे रहे हैं, तो एंट्रीम रिपोर्टिंग, एंट्रीम पीरियड शुड बी लेस देन फुल फाइनेंशियल ईयर। आईएनडीएस 109 हमारा एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस से डील करता है। ईसीएल का टाइप या तो 12 मंथ का होगा या लाइफ टाइम होगा। यूएस जीडब्ल्यूपी यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। एफएएसबी जो है जीडब्ल्यूपी के प्रिंसिपल को सेट करता है। एसईसी जो है लिस्टेड फर्म को रेगुलेट करता है। बस ये सब पॉइंट को याद रखिए। आइए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अब बात करेंगे अकाउंटिंग के कोर क्वालिटी की, जो डिसाइड करती है बेसिकली कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल है या वेस्ट ऑफ टाइम है। तो यहाँ पे सबसे पहले फंडामेंटल क्वालिटीज आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारा टाइमली हो, ठीक है, टाइमली इंफॉर्मेशन, प्लस हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकें और पिछले रिजल्ट पर फीडबैक दें। तो ये 3 चीजें होती हैं, तभी जाके रिलेवेंट माना जाता है। मतलब प्रिडिक्टिव, फीडबैक वैल्यू प्लस टाइमली इंफॉर्मेशन। मतलब इंफॉर्मेशन टाइमली हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सके और पिछले रिजल्ट पर फीडबैक दे। ये होता है फिर फंडामेंटल। पूछा जाता है कि हमारा जो अकाउंटिंग है इसके कौन कौन से फंडामेंटल क्वालिटीज है? रेलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी, डबल आर डबल सी। तो एक तो रेलेवेंस का मीनिंग आपको बताया, प्रेडिक्टिव हो, फीडबैक वैल्यू हो, टाइमली इंफॉर्मेशन हो। दूसरा हमारा आता है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी में मतलब क्या होता है कि डेटा वेरीफाई हो सके, यानी वेरीफाइबल डेटा हो, न्यूट्रल डेटा हो और सच सच रिप्रेजेंट करे। समझे? ये भी इंपॉर्टेंट है कि सच सच रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे देखिए लिखा रहा है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। तो इसको बोलते हैं रिलायबिलिटी। वेरीफाइबल डेटा, न्यूट्रल रहे और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, दैट्स कॉल्ड रिलायबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज कंपेरेबिलिटी, राइट। कंपेरेबिलिटी का मतलब कंपनीज के फिगर कंपेयर हो सके अक्रॉस इंडस्ट्री। और लास्ट आता है कंसिस्टेंसी, यानी एक ही मेथड यूज करो हर पीरियड में और चेंज हो तो उसे डिस्क्लोज करो। समझे? तो ये 4 होता है हमारा। रिलेवेंस मतलब कि टाइमली इंफॉर्मेशन दो, फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सके, पिछले रिजल्ट पर फीडबैक दे। रिलायबिलिटी मतलब कि डेटा वेरीफाई हो सके, न्यूट्रल हो, सच सच रिप्रेजेंट करे। कंपेरेबल मतलब कि कंपनीज के फिगर कंपेयर हो सके अक्रॉस इंडस्ट्री। कंसिस्टेंसी का मतलब एक ही मेथड यूज करो हर पीरियड में। अब दोस्तों जीडब्ल्यूपी के जो सेटर है इन पे जूम करें तो पहला है एसईसी। एसईसी सुपरवाइज करता है, ठीक है। तो एसईसी सुपरवाइज करता है बट स्टैंडर्ड सेट नहीं करता। मैंने आपको बोला था ना एसईसी का काम है कि वो सुपरवाइज करना। देखिए लिखा है ना एसईसी सुपरवाइज बट डोंट सेट जीडब्ल्यूपी, राइट। यह काम प्राइवेट बॉडीज का है। उसके बाद आता है एआईसीपीए। एआईसीपीए जो है इसने पास्ट में सीएपी, ठीक है, 1939, एपीवी 1959 और बाद में ये सब बनाए थे, जिसने लेटर रिप्लेस कर दिया एफएएसबी में। मतलब पहले ये सब नाम था, फिर बाद में ये एफएएसबी बन गया। दोस्तों आज का प्राइमरी यूएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेटर कौन है? एफएएसबी है। यूएस का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट करने का काम किसका है? एफएएसबी का है। बस याद रखिएगा दोस्तों, रिलेवेंस का मतलब होता है कि टाइमली और प्रोडक्टिव। रिलायबिलिटी का मतलब होता है अनबाइस्ड और ट्रूथफुल। और और दोस्तों कंपेरेबल मतलब कि आप बेसिकली कंपेयर कर सके। कंसिस्टेंसी मतलब कि सेम मेथड फॉलो करना, राइट। और जीडब्ल्यूपी का किंग कौन है? एफएएसबी किंग है। एक लाइन में बोले तो ये क्वालिटी फाइनेंशियल रिपोर्ट को बनाती है ट्रस्टवर्दी और डिसीजन फ्रेंडली। तो दोस्तों सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? ऑप्शन ए रिलायबिलिटी, ऑप्शन बी कंपेरेबिलिटी, ऑप्शन सी प्रॉफिटेबिलिटी, ऑप्शन डी रेलेवेंस।
रिलायबिलिटी है, कंपेरेबिलिटी है, रिलेवेंस है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। ठीक है, तो याद रखिए फंडामेंटल क्वालिटी चार होते हैं, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, कंपेरेबिलिटी, कंसिस्टेंसी। रिलेवेंस का मतलब प्रेडिक्टिव और फीडबैक वैल्यू, रिलायबिलिटी का मतलब वेरीफाइबल, न्यूट्रल और फेथफुल। एसएससी जो है जीडब्ल्यूपी को सुपरवाइज करता है। एआईसीपीए जो था पहले का स्टैंडर्ड सेटर था, अब जो करंट जीडब्ल्यूपी अथॉरिटी है वो है किंग है एफएएसबी। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक ऐसे अकाउंटिंग फ्रेमवर्क की जो दुनिया को एक कॉमन फाइनेंशियल लैंग्वेज में जोड़ता है, जिसका नाम क्या है दोस्तों? आईएफआरएस। आईएफआरएस यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। तो पहले इसे आईएएस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आईएएस, राइट। 1973 से 2001 तक जब स्टैंडर्ड आईएएससी इशू करता था। कौन इशू करता था? आईएएससी इशू करता था, राइट। लेकिन 2001 के बाद दोस्तों ये जिम्मेदारी आईएएसबी के पास आ गई, जो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है अंडर द आईएफआरएस फाउंडेशन। ये देखिए आईएएसबी जो है एक इंडिपेंडेंट बॉडी है आईएफआरएस फाउंडेशन के अंदर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। दोस्तों आईएफआरएस फाउंडेशन इंश्योर करती है कि आईएएसबी जो है अपना काम इंडिपेंडेंटली, ट्रांसपेरेंटली और प्रॉपर फंडिंग के साथ करे। आईएफआरएस का मेन ऑब्जेक्टिव है दुनिया भर के लिए एक सिंगल सेट ऑफ हाई क्वालिटी रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड डेवलप करना, समझे, दुनिया भर के लिए, राइट, ताकि कंपनी के फाइनेंशियल कंपेयर करना आसान हो जाए अक्रॉस कंट्री। और हाँ, टोटल अभी 58 स्टैंडर्ड्स है, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है? 58 स्टैंडर्ड है, जिसमें से 41 आईएएस का है और 17 जो है आईएफआरएस का है। समझ में आया? तो शॉर्ट में बोले तो आईएएसबी बनाता है स्टैंडर्ड, समझे, आईएएसबी जो है स्टैंडर्ड बनाता है, समझे, और आईएफआरएस फाउंडेशन है, आईएफआरएस फाउंडेशन उन्हें सुपरवाइज करता है। स्टैंडर्ड बनाने का काम किसका है? आईएएसबी का है, और उसको सुपरवाइज करने का काम किसका है? आईएफआरएस फाउंडेशन का है। और पर्पस सिंपल है, एक ग्लोबल ट्रांसपेरेंट और कंपेरेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना, समझे ना। तो आईएफआरएस कौन बनाता है? आईएएसबी बनाता है, राइट। पता होगा आपको, इशू करता है, मेंटेन करता है आईएफआरएस के स्टैंडर्ड को। पहले इसका नाम आईएएस था, बाद में इसका नाम आईएएसबी किया गया। इसे तो इसका हिस्ट्री है। टोटल कितने स्टैंडर्ड है? 58 स्टैंडर्ड्स है। चलिए एक दो सवाल कर ले। तो देखिए दोस्तों, सवाल है कि विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग आईएफआरएस, यानी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड कौन इशू करता है? आईएएससी, एसईसी, आईएएसबी, एआईसीपीए। सही जवाब है इसका आईएएसबी। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, समझे। तो आईएएसबी स्टैंडर्ड। दोस्तों ट्रांसफर प्राइसिंग का सिंपल सा मीनिंग है, ट्रांसफर प्राइसिंग का सिंपल वर्ड में बोले, जब एक ही ग्रुप की कंपनी अपने दूसरे डिवीजन या सब्सिडरी को गुड्स या सर्विस बेचती है, गुड्स एंड सर्विस जब एक ही विद इन सेम ग्रुप, मतलब कि एक ही ग्रुप की कंपनी, राइट, अपने दूसरे डिवीजन या अपने दूसरे सब्सिडरी को गुड या सर्विस बेचती है, उसी प्राइस को कहते हैं ट्रांसफर प्राइस। उसके प्राइस को हम लोग ट्रांसफर प्राइस कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह डिसाइड करता है कि किस डिवीजन का प्रॉफिट होगा, राइट। ये डिसाइड करता है प्रॉफिट, किस डिवीजन का प्रॉफिट होगा और दोस्तों कितना होगा, ठीक है, किस डिवीजन का प्रॉफिट कितना होगा। और दोस्तों ये आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पर भी इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करती है ताकि दोस्तों टैक्स इवेजन और रेवेन्यू लॉस रोका जा सके, इसीलिए इसे दोस्तों गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है, समझे। तो कीवर्ड्स को पकड़िए। ट्रांसफर प्राइसिंग का मतलब होता है जब एक ही ग्रुप की कंपनी अपने दूसरे डिवीजन या सब्सिडरी को गुड्स या सर्विस बेचती है, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर प्राइस। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह डिसाइड करता है कि किस डिवीजन का प्रॉफिट कितना होगा, और आरओआई पर भी इंपैक्ट पड़ता है। गवर्नमेंट इसे रेगुलेट क्यों करती है? ताकि टैक्स इवेजन और रेवेन्यू लॉस को रोका जा सके। फिर आता है हमारा आईएनडीएएस 110। दोस्तों आईएनडीएएस 110 की बात करें, यह स्टैंडर्ड कहता है कि अगर एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी पर कंट्रोल रखती है, देखिए एक पेरेंट कंपनी है, राइट, वो अपनी सब्सिडरी पे क्या करती है? कंट्रोल करती है। पेरेंट कंपनी कंट्रोल सब्सिडरी, मतलब अगर एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी पर कंट्रोल रखती है तो उसे सीएफएस बनाना जरूरी है। सीएफएस क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना जरूरी है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये हमारा जो आईएनडीएएस 110 है, ये कहता है कि अगर एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी पर कंट्रोल रखती है तो उसे सीएफएस बनाना जरूरी है। पर सवाल यह है कि कंट्रोल का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल का मतलब हुआ पावर ओवर इन्वेस्टी, वेरिएबल रिटर्न की एक्सपोजर, और फाइनली रिटर्न को इन्फ्लुएंस करने की एबिलिटी, क्षमता। जब तक कंट्रोल है कंसोलिडेशन चलेगा, जब कंट्रोल चला गया तो सीएफएस हमारा खत्म हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दें, आईएनडीएएस क्या कहता है? अगर एक पेरेंट कंपनी किसी सब्सिडरी पर कंट्रोल रखती है तो उसे सीएफएस बनाना जरूरी है। कंट्रोल का मतलब कि इन्वेस्टी के ऊपर पावर, वेरिएबल रिटर्न का एक्सपोजर और इन्फ्लुएंस करने की क्षमता। जब तक कंट्रोल है तब तक कंसोलिडेशन चलेगा, जब कंट्रोल चला गया तो सीएफएस खत्म। तो बस याद रखिएगा,
ट्रांसफर प्राइसिंग क्या करता है, बैलेंस करता है, ठीक है। क्या बैलेंस करता है, प्रॉफिट को और टैक्स को, लिखा है ना, प्रॉफिटेबिलिटी और टैक्सेशन को ट्रांसफर प्राइसिंग बैलेंस करता है। और IND-AS 110 एंश्योर करता है कि ग्रुप कंपनी का पिक्चर कंप्लीट और ट्रांसपेरेंट रहे, राइट, ट्रांसपेरेंट दिखे एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट में। कंसोलिडेशन कब से स्टार्ट होता है, जिस दिन से कंट्रोल मिला, और कब खत्म होता है, जब जब कंट्रोल लॉस्ट हो जाता है। ये चीज हम ध्यान रखना है हमें, ठीक है। ट्रांसफर प्राइसिंग में याद रखिएगा, गुड्स एंड सर्विस का प्राइसिंग सेम ग्रुप के अंदर, जब आपको ROI, टैक्स बेनिफिट, टैक्स इवेजन को प्रिवेंट करना है, तो ये इसको रेगुलेट करती है, ठीक है, गवर्नमेंट। दोस्तों सवाल है कि अंडर IND-AS 110 एन इन्वेस्टर कंट्रोल एंड इन्वेस्टी ओनली इफ इट हैज, तो इन्वेस्टर कब एक इन्वेस्टी को कंट्रोल करेगी अंडर IND-AS, वोटिंग राइट नहीं, ऑनरशिप ग्रेटर देन 50% नहीं, पावर, वेरिएबल रिटर्न एंड एबिलिटी टू अफेक्ट देम, यस, ये तीन चीजें जरूरी है, पावर होना चाहिए, वेरिएबल रिटर्न होना चाहिए और एबिलिटी टू अफेक्ट होना चाहिए। दोस्तों याद रखिएगा, कंट्रोल तभी होता है जब इन्वेस्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रिटर्न थ्रू द पावर ऑफ इन्वेस्टी। तो कीवर्ड याद रखिए, इंटरनल प्राइसिंग हमारा ट्रांसफर प्राइसिंग मैकेनिज्म है। रेगुलेशन का क्या एम है कि हम टैक्स इवेजन को रोकें। कंट्रोल का 3 बेसिस होता है, 3 बेसिस पे कंट्रोल ली जाती है, पावर, रिटर्न और इन्फ्लुएंस। और रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है IND-AS 110, समझे, ये 3 वर्ड को याद रखेंगे। उसके बाद बात करते हैं हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसोलिडेशन के बारे में। तो दोस्तों हम बात करेंगे IND-AS 1 के बारे में। सिंपल वर्ड में बोले तो IND-AS 1 बताता है कि कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट करनी चाहिए, राइट, प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, क्या फॉर्मेट होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, राइट। कंप्लीट सेट में क्या क्या आएगा, आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चेंज इन इक्विटी, कैश फ्लो, नोट्स, कंपेरेटिव, ये सब कंपेरेटिव फिगर ऑफ प्रीवियस ईयर, ये सब के सब हमारे कंप्लीट सेट के अंदर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे 2 पिलर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पिलर है गोइंग कंसर्न और दूसरा पिलर है एक्रूवल बेसिस। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि कंपनी अपने बिजनेस फ्यूचर में भी कंटिन्यू करेगी, है ना। तो गोइंग कंसर्न का मतलब क्या हुआ कि कंपनी जो है वो अपनी बिजनेस जो है वो फ्यूचर में भी जारी रखेगी, राइट। और जब तक लिक्विडेशन का कोई प्लान ना हो तब तक वो चलता रहेगा, यही होता है गोइंग कंसर्न। और एक्रूवल बेसिस का रूल बहुत सिंपल है कि ये कहता है कि ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो होते हैं, राइट। कैश आया या नहीं आया वो सेकेंडरी बात है, समझे, वही कह रहा है कि ट्रांजेक्शन तब रिकॉर्ड कीजिए जब वो हो रहा है, ऐसे ये तब मत कीजिए कि जब कैश रिसीव हुआ, समझे, वो सेकेंडरी बात है। और एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है मैटेरियलिटी कंसेप्ट। ये क्या कहता है, छोटी और इररिलेवेंट चीजें अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, कि जो हमारी छोटी चीजें हैं, इररिलेवेंट चीजें हैं, उसको आप मत दिखाइए। तो दोस्तों शॉर्ट में याद रखिए कि IND-AS 1 डिफाइन करता है पूरा फ्रेमवर्क, फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल, इसके रूल्स क्या है। बस गोल्डन राइल याद रखिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज्यूम करेगा कि बिजनेस कंटिन्यू रहेगा फ्यूचर में, यानी गोइंग कंसर्न रहेगा, और एक्रूवल अकाउंटिंग पे बेस्ड होगा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब कि आइटम को रिकॉर्ड कीजिए जब आपको हुआ है, जब वो अर्न हुआ है, जब वो इनकर हुआ है, ना कि जब कैश रिसीव हुआ है, समझे बात को। तो दोस्तों एग्जामिनेशन के लिए 3 फैक्ट याद रखिए। IND-AS 1 कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताता है, इसके अंदर गोइंग कंसर्न और एक्रूवल बेसिस का एजम्पशन लिया जाता है IND-AS 1 में, और कंपैरेटिव फिगर मैंडेटरी होता है प्रीसीडिंग ईयर के लिए। एक सवाल, विच एजम्पशन इज मैंडेटरी अंडर IND-AS 1 व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कौन सा एजम्पशन मैंडेटरी है। ऑप्शन ए कर रहा है हिस्टोरिकल कॉस्ट, बी कर रहा है प्रूडेंस, सी कर रहा है गोइंग कंसर्न और डी कर रहा है पीरियोडिसिटी। तो दोस्तों सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एजम्पशन है गोइंग कंसर्न का, और दूसरा जो एजम्पशन इंपॉर्टेंट है वो है गोइंग कंसर्न के अलावा एक्रूवल का। ये 2 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, समझे, तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ कीवर्ड है, पहला मैंने आपको क्या बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर्मेट IND-AS 1, अकाउंटिंग बेसिस एक्रूवल, एंटिटी कंटिन्यूटी एज पर गोइंग कंसर्न, इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो कंपैरेटिव डेटा चाहिए, और डिस्क्लोजर का रूल हमें मैटेरियलिटी रूल को फॉलो करना है। मैटेरियलिटी का मतलब कि जो जरूरी चीज है बस उसी को डिस्क्लोज कीजिए, छोटे अननेसेसरी आइटम को डिस्क्लोज मत कीजिए, समझे बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों अब हम एक पावरफुल अकाउंटिंग कंसेप्ट की बात करेंगे जो कि है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट सिंपल शब्दों में बोले तो इसका मतलब है कि हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, राइट। वी रिकॉर्ड एवरी आइटम एट देयर हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो एक्चुअल पैसा एसेट लेने में लगा था, चाहे मार्केट वैल्यू बढ़ जाए या घट जाए, बुक में वही कॉस्ट दिखेगी, समझे। तो यही होता है कॉस्ट कंसेप्ट। ये बोलता है कि हमें रिकॉर्ड करना है हिस्टोरिकल कॉस्ट, मतलब जो एक्चुअल पैसा एसेट लेने में आपको लगा था, समझे। एसेट जब आपने खरीदा था तो आपको पैसा लगा था ना जी, वही कॉस्ट को लेने बोल रहा है, समझे, वही उसी को बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसीलिए जब आप एसेट खरीदते हैं ना तो उसका कॉस्ट सिर्फ परचेज प्राइस नहीं होता, तो उसमें वो सारे खर्चे आते हैं जो उस एसेट को यूजेबल बनाने के लिए लगे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंस्टॉलेशन, सेटअप कॉस्ट, समझे। मतलब आपने एसेट को यूजेबल बनाने में जितना भी खर्चा आया है सबका सब आता है,
यही कहता है कॉस्ट कंसेप्ट। और इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे अनरियलाइज गेन। अनरियलाइज गेन के बारे में क्या बोलता है कॉस्ट कंसेप्ट, कि ये इग्नोर होता है, मतलब जब तक पैसा हाथ में नहीं आता प्रॉफिट रिकॉर्ड होता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे काम आता है कॉस्ट को सिस्टमेटिकली एलोकेट करने में, यानी डेप्रिसिएशन के माध्यम से आप कॉस्ट को सिस्टमेटिकली एलोकेट कर सकते हैं। मार्केट प्राइस के गिरने या बढ़ने से इसका कोई डायरेक्ट लिंकेज नहीं है। और दोस्तों बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू अक्सर अलग अलग होती है, स्पेशली पुराने एसेट के केस में। और जो चीजें मेजरेबल कॉस्ट के बिना आती है, जैसे गिफ्ट हो गया या फ्री आइटम हो गया, वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होती, मतलब नॉन कॉस्ट आइटम आर एक्सक्लूडेड। समझे? तो शॉर्ट में याद रखिए दोस्तों कि जो कॉस्ट कंसेप्ट है वो एसेट को ओरिजिनल परचेज कॉस्ट पे रिकॉर्ड करता है, अनरियलाइज गेन को इग्नोर करता है। समझे? और बोलता है कि डेप्रिसिएशन से कॉस्ट को एलोकेट करना सिंपल, सॉलिड और टाइमलेस रूल है अकाउंटिंग का। समझे ना? वही कर रहा है कि फिक्स एसेट को आप परचेज कॉस्ट पे दिखाइए, करंट मार्केट वैल्यू पे मत दिखाइए। डेप्रिसिएशन से के माध्यम से आप सिस्टमेटिक कॉस्ट एलोकेशन कर सकते हैं, और अनरियलाइज गेन या फ्री आइटम को आप रिकॉर्ड मत कीजिए बुक में। ये तीन बातें ध्यान रखनी है दोस्तों। एक सवाल है, अंडर द कॉस्ट कंसेप्ट हाउ आर एसेट रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट मार्केट वैल्यू, एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, एट हिस्टोरिकल कॉस्ट? यस, कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप उसे हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड कीजिए। समझे? तो फ्रेंड्स कीवर्ड याद रखिए, अकाउंटिंग का बेसिस क्या है? अकाउंटिंग का बेसिस है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। एसेट का वैल्यूएशन किस पे करना है? बुक वैल्यू पे। गेन को कैसे ट्रीट करना है? अनरियलाइज ट्रीट करना है, अनरियलाइज गेन को इग्नोर करना है। कॉस्ट का एलोकेशन डेप्रिसिएशन में आपको इंश्योर करना है, नॉन कॉस्ट आइटम को आपको एक्सक्लूड करना है। ये सब कीवर्ड है जो कि आप याद रखेंगे। अब दोस्तों अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला कंसेप्ट है दोस्तों, यदि चीजें आपको समझ में आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और इस तरह का कंटेंट आपको टाइम टाइम प्रोवाइड करते रहे। अब हम समझेंगे अकाउंटिंग का एक सिंपल सा लेकिन फंडामेंटल रूल, जो कि है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट का सीधा मतलब है अकाउंटिंग में सिर्फ वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है जो पैसों में मेजर किया जा सकता है, मतलब जिसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं मनी टर्म्स में, उसी को आप रिकॉर्ड कीजिए। मतलब यह हुआ कि आपने मान लीजिए सैलरी पेमेंट की, सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, मशीनरी परचेज, तो ये सब कुछ आपको रिकॉर्ड करना है। यहाँ पे देखिए कुछ कीवर्ड इन्होंने लिखा है, राइट? मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूं। जैसे मान लीजिए कि सैलरी पेड, सैलरी पेड हो गया। जैसे मान लीजिए आपको रेंट मिला, रेंट रिसीव, या मशीनरी आपने परचेज किया। ठीक है, ये सब कुछ रिकॉर्ड होता है क्योंकि इनका कॉस्ट मनी में एक्सप्रेस हो सकता है। आपने सैलरी पेमेंट की, आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे। रेंट रिसीव की, इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। मशीन परचेज की, इसको आप मनी के टर्म में एक्सप्रेस कर लेंगे। लेकिन जो नॉन मॉनेटरी चीजें हैं, जैसे कि आपका हेल्थ हो गया, एम्प्लॉय मोराल हो गया, इसको आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे। समझे ना? ये बुक में नहीं लिखे जाते। दोस्तों यहाँ पे मनी वैल्यू जो है कॉमन मेजरिंग यूनिट है, कॉमन मेजरिंग यूनिट की तरह काम करता है, जिसे हम कंपैरिजन कर सकते हैं। मनी एक कॉमन मेजरिंग यूनिट है जिसके हम कंपैरिजन कर सकते हैं, राइट? लेकिन एक एजम्पशन भी है। क्या है एजम्पशन? कि अकाउंटिंग ऐसा मान के चलती है कि रुपी की वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है ना? ये एज्यूम करता है कि रुपी का जो वैल्यू, अकाउंटिंग मानता है कि रुपी का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन का इफेक्ट ये इग्नोर करता है। ये इग्नोर करता है कि कोई इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट है या डिफ्लेशन का भी इफेक्ट है। इससे यानी इसका फायदा भी है और लिमिटेशन भी है। हमें एक क्लियर क्वांटिटेटिव पिक्चर मिलती है पर एक ब्रोडर क्वालिटेटिव व्यू मिस हो जाती है। समझे ना? तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों सिंपल वर्ड में याद रखिए कि मनी मेजरमेंट कंसेप्ट तभी रिकॉर्ड करता है जब वैल्यू पैसे में दिखाई जा सके, बाकी सब रह जाता है आउटसाइड द बुक। जैसे हेल्थ, एम्प्लॉय मोरल नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को इग्नोर कर देता है, तो आपको क्वांटिटेटिव और व्यू देता है, क्वालिटेटिव व्यू नहीं देता। दोस्तों याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मनी आर रिकॉर्डेड, परचेजिंग पावर चेंजेस नॉट कंसिडर्ड, नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट लाइक लेबर स्ट्राइक आर इग्नोर्ड। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड अंडर द मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? सैलरी पे रिकॉर्ड करेंगे, मशीनरी परचेज रिकॉर्ड करेंगे। हाँ, मैनेजर का हेल्थ जो है ये नॉन मॉनेटरी एस्पेक्ट है, इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा मेजरमेंट का बेसिस है मनी का टर्म्स, और इग्नोर्ड फैक्टर में आपका नॉन मॉनेटरी इवेंट इग्नोर हो जाएगा। ये एज्यूम करता है कि रुपी का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है, और रिकॉर्ड टाइप केवल और केवल क्वांटिटेटिव होता है। अब दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको जरा देख लेते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। सिंपल शब्दों में बोले, गोइंग कंसर्न का मतलब है कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा इनडेफिनेटली, मतलब अभी बंद होने का कोई प्लान ही नहीं है। इसी वजह से हम फिक्स एसेट को उनके कॉस्ट पे दिखाते हैं। समझे ना? तो इसी को क्या है कि कोई प्लान ही नहीं है कि बंद होगा। समझे? तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि फिक्स एसेट को उनके कॉस्ट पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते। समझे? फिक्स एसेट इज सोन एट द वैल्यूड एट देयर कॉस्ट, नॉट एट देयर मार्केट वैल्यू। समझे? क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एसेट पूरी यूजफुल लाइफ तक बिजनेस में यूज होगा। क्या मान के चलते हैं कि जो एसेट है वो पूरी हमारी बिजनेस यूजफुल लाइफ तक
समझे। एसेट जो है पूरी यूजफुल लाइफ तक जो है बिजनेस में यूज होगा, हम ये मान के चलते हैं। अच्छा, जो हमारा एक्सपेंस है वो भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, एक्सपेंसेस भी इसी प्रिंसिपल पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो वो देखिए आप यहाँ पे लिखा गया है एक्सपेंसेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस प्रिंसिपल। मतलब अगर बेनिफिट करंट साल में मिलता है तो एक्सपेंस बना देते हैं, समझे। तो यदि बेनिफिट मान लीजिए इस साल में मिल रहा है तो एक्सपेंस बना दीजिए, लेकिन यदि फ्यूचर में बेनिफिट हो रहा है, अगर फ्यूचर में फायदा देने वाला है तो उसे ऐसे ट्रीट करते हैं। इसी एजम्पशन के बेसिस पे डेप्रिसिएशन लगता है और रिजर्व्स और प्रोविजन जो है वो बनाए जाते हैं फ्यूचर लायबिलिटी को कवर करने के लिए। दोस्तों याद रखिएगा, गोइंग कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस आगे भी चलता रहेगा, अभी बंद होने का कोई प्लान ही नहीं है। इसी वजह से फिक्स एसेट को उनके कॉस्ट पे दिखाते हैं, मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि एसेट पूरी यूजफुल लाइफ तक बिजनेस में यूज होगा, समझे। एक्सपेंसेस भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करेगा। मैंने आपको बता दिया कि अगर बेनिफिट करंट साल में मिलता है तो एक्सपेंस बना देते हैं, लेकिन अगर फ्यूचर में फायदा देने वाला है तो उसे एसेट ट्रीट कर देते हैं। तो सिंपल भाषा में बोले तो गोइंग कंसर्न का मैसेज क्लियर है, बिजनेस चलता रहेगा, एसेट और एक्सपेंस उसी के हिसाब से रिकॉर्ड होने चाहिए। तो याद रखिएगा, फिक्स एसेट को कहां पे दिखाया जाता है, कॉस्ट पे दिखाया जाता है, मतलब फिक्स इसका इसका जो हिस्टोरिकल कॉस्ट उस पे दिखाया जाता है, मार्केट कॉस्ट पे नहीं दिखाया जाता। बिजनेस को कंटिन्यू रहेगा इंडेफिनेटली, इसके माध्यम से इन्वेस्टर जो है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को एसेस कर सकते हैं। पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन स्टेट दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट ऑपरेशन इंडेफिनेटली। मैचिंग, मनी मेजरमेंट, गोइंग कंसर्न, डुअल एस्पेक्ट। सही जवाब है गोइंग कंसर्न, समझे। तो दोस्तों याद रखिएगा कुछ की पॉइंट्स हैं। गोइंग कंसर्न बिजनेस की कंटिन्यूटी को एज्यूम करता है। डेप्रिसिएशन बेस्ड ऑन लाइफ बेस्ड एलोकेशन, मानते हैं कि बिजनेस अंतिम तक चलेगा, ये ध्यान में रखते हुए हम डेप्रिसिएशन को यूज करते हैं। और फिक्स एसेट का कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे वैल्यूएशन होता है। अब बात करते हैं दोस्तों रिवेन्यू रिकॉग्निशन की। तो रिवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट क्या बोलता है कि प्रॉफिट तो अराइज होगा जब सेल होगा, नॉट वन इट इज एक्वायर्ड। ठीक है, तो क्या बोलता है कि प्रॉफिट अराइजेज ओनली ऑन सेल नॉट ऑन एक्विजिशन। और सेल को कब रिकॉग्नाइज करना है, जब कैश रिसीव्ड होता है या लीगल राइट टू रिसीव एग्जिस्ट, या तो कैश आपको मिला या आपको लीगल राइट मिला बेचने का, दोनों में से कुछ भी मिला तो सेल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है ये देख लीजिए, सेल को कब रिकॉग्नाइज करना है। ये क्या करता है कि प्रॉफिट के इन्फ्लेशन को रोकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड इनकम रियल इनकम के बराबर नहीं होते। एक्रूवल कंसेप्ट क्या करता है, कैश फ्लो, राइट और ऑब्लिगेशन के बीच में डिस्टिंग्विश करता है, राइट। रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज तभी करना है जब अर्न हो, जब रिसीव हो तब नहीं करना है। एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज तभी करना है जब इनकर्ड हो, समझे। तो ये दो तीन वर्ड याद रखिए, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज वैल्यू ऑन रियलाइजेशन। एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि आप इनकम और एक्सपेंस को रिकॉग्नाइज कीजिए जिस पीरियड में वो बिलोंग करते हैं। आईएनडीएस फाइनेंशियल बोलता है, आईएनडीएस बोलता है कि फाइनेंशियल आपके एक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करे, समझे। सवाल है कि किस कंसेप्ट के अंदर इनकम को रिकॉर्ड करना है जब रियलाइज हो। सही जवाब है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट के अंदर, समझे। आइए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। तो यहां याद रखिएगा रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि इनकम ऑन रियलाइजेशन, एक्रूवल कंसेप्ट बोलता है कि अर्न वर्सेस रिसीव, और आईएनडीएस दोस्तों एक्रूवल बेसिस रिपोर्टिंग के बारे में है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जर्नल और जर्नल बुक ऑफ लेजर, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों बेसिकली सबसे पहले आता है जर्नल, जिसको हम लोग बोलते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे देखिए वर्ड यूज क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। यहाँ पे हर ट्रांजेक्शन पहली बार लिखी जाती है डेट के ऑर्डर में, समझे। ट्रांजेक्शन को पहली बार रिकॉर्ड करना है इन द ऑर्डर ऑफ डेट, समझे। और दोस्तों डेट के ऑर्डर में स्टेप बाय स्टेप लिखी जाती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं जर्नलाइजिंग। फिर आता है हमारा लेजर। लेजर में क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंड एंट्री, उसको कहा जाता है बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। और यहाँ पे जर्नल के सारे एंट्री को अकाउंट वाइज ट्रांसफर किया जाता है, यानी जर्नल की जितने भी एंट्री है उनको ट्रांसफर, उनको क्या कहता है, अकाउंट वाइज दोस्तों ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, जिसको हम पोस्टिंग भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं जर्नल लेजर। लेजर लेजर को बोलते हैं बुक ऑफ सेकेंड एंट्री, यानी जर्नल के सारे एंट्री को अकाउंट वाइज ट्रांसफर किया जाता है, जिसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जर्नलाइजिंग का मतलब कि रिकॉर्डिंग एंट्री, पोस्टिंग का मतलब कि हम जो भी जर्नल में रिकॉर्ड किए उसको लेजर में ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट। अच्छा, एंड में होता है हमारा बैलेंसिंग। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, यहाँ पे टू लिखा जाता है डेबिट साइड में और बाय लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, ठीक है। और एंड में होता है हमारा बैलेंसिंग। बैलेंसिंग यहाँ पे क्या होता है कि दोनों साइड इक्वल की जाती है, अगर डिफरेंस बचता है तो वो दिखाया जाता है एज अ डेबिट या क्रेडिट बैलेंस। तो ये सब नियम याद रखने हैं। तो बस शॉर्ट में याद रखिए, जर्नल लिखता है स्टोरी ऑफ ट्रांजेक्शन, लेजर बताता है उनका समरी अकाउंट वाइज, जब दोनों मिलते हैं तब बनती है परफेक्ट बैलेंस शीट। तो जर्नल क्या बता रहा है आपको, स्टोरी ट्रांजेक्शन का क्या कहानी है, लेजर क्या बता रहा है कि उनका समरी बता रहा है, अकाउंट वाइज समरी बता रहा है, समझे। और फिर हम लोग बैलेंस करते हैं। तो जर्नल क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड है, लेजर एनालिटिकल रिकॉर्ड है। एंट्रीज इन जर्नल को हम लोग लेजर में ट्रांसफर करते हैं पोस्टिंग के माध्यम से। ये सब वर्ड याद रखिएगा, पूछा जाता है।
और बैलेंसिंग का मतलब होता है कि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को देखना, और यदि कोई डिफरेंस है तो उसको बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड ऐसे किया जाता है। पहला सवाल, जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर एंट्री। सही जवाब है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। समझे, इसको बोलते हैं फर्स्ट रिकॉर्ड इन द, पहले ट्रांजेक्शन को हम लोग जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, तब जाके उसको लेजर में पोस्ट करते हैं। तो ये सब वर्ड याद रखेंगे। जर्नल को बोला जाता है ओरिजिनल एंट्री, लेजर को सेकंड एंट्री, प्रोसेस है पोस्टिंग। ठीक है, फॉर्मेट क्या यूज होता है, डेबिट क्रेडिट इक्वलाइजेशन का। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अकाउंट्स के टाइप पर, सिंपल और इजी वे में। दोस्तों अकाउंट के दो तरह के होते हैं, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट। दोस्तों पर्सनल अकाउंट तीन फॉर्म के होते हैं। कौन कौन सा फॉर्म है, दे सकते हैं कि नेचुरल पर्सन होगा, आर्टिफिशियल पर्सन होगा, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन होगा। नेचुरल पर्सन जैसे कि आप, मैं और कोई भी इंसान। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब, आर्टिफिशियल पर्सन मतलब कि जैसे कंपनी, बैंक या ऑर्गेनाइजेशन। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन मतलब कि कोई अकाउंट जो किसी पर्सन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। जैसे कि मैं लिखता हूं रेंट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, ये ऐसा अकाउंट है जो कि पोजीशन को दिखा रहा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए कि प्रीपेड इंश्योरेंस हो गया, समझे, ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेटिव, यानी कोई अकाउंट जो किसी पर्सन की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे। फिर एक होता है हमारा इम्पर्सनल अकाउंट, दो कैटेगरी में होते हैं, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट एसेट से रिलेटेड होता है, ठीक है, या तो टेंजिबल होगा जैसे लैंड या कैश हो गया। आप खुद देखिए, जैसे आपका लैंड है या आपका कैश है, ये क्या है, टेंजिबल है। और या तो हमारा इंटेंजिबल होगा। इंटेंजिबल आपको पता होगा किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है जैसे गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ठीक है, सपोज वी हैव गुडविल, राइट, यू हैव ट्रेडमार्क, ये क्या कहलाता है, हमारा इंटेंजिबल कहलाता है। और कुछ अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होते हैं, जैसे एक्सपेंस अकाउंट, इनकम अकाउंट, राइट, लॉसेस, इनकम, गेन, रेंट, सैलरी, ये सब के सब नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। तो इम्पर्सनल अकाउंट के दो कैटेगरी में होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। बस याद रखिए गोल्डन लाइन, गोल्डन लाइन क्या याद रखना है कि पर्सनल अकाउंट लोग या एंटिटी होते हैं, रियल अकाउंट एसेट होता है, नॉमिनल अकाउंट इनकम या एक्सपेंस होता है। समझे बात को, यहाँ पे हमने लिखा है ना, रियल अकाउंट हमारा एसेट होता है, ठीक है, और नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या होता है, इनकम या एक्सपेंस होता है। और हाँ, अगर अकाउंट किसी पर्सन या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव है तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो इजी फॉर्मूला याद रखिए, पर्सनल फॉर पीपुल, देखिए लिखा है यहाँ पे मैंने, पर्सनल वर्ड दिखे तो पीपुल के लिए समझ लीजिए, ठीक है। रियल के लिए याद रखिए, रियल अकाउंट एसेट के लिए होता है। और तीसरा वर्ड याद रखिए नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसके लिए है, नॉमिनल अकाउंट है इनकम, एक्सपेंस और लॉस के लिए। तो पर्सन फॉर पीपुल, पर्सनल फॉर पीपुल, रियल फॉर रिसोर्स, नॉमिनल फॉर नंबर, ऐसे याद रखिए। पर्सनल फॉर पीपुल, राइट, रियल फॉर रिसोर्स एंड नॉमिनल फॉर नंबर, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन कर ले, बताइए रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट कैसा अकाउंट है जी, नॉमिनल है या रियल है या रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। अभी मैंने बताया ये एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, रेंट पेबल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, समझे, तो ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये सब कीवर्ड है, पर्सनल अकाउंट फॉर पर्सन, रियल अकाउंट फॉर एसेट, एसेट बोलिए या आप ये बोलिए, रियल अकाउंट को एसेट के लिए बोल सकते हैं या रिसोर्स के लिए बोल सकते हैं, या नॉमिनल अकाउंट हमारे एक्सपेंस और इनकम के लिए है, समझे, ये चीज को याद रखना है। अब दोस्तों हाँ, अब जिसका गोल्डन रूल है उसको जरा देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या है कि हर ट्रांजेक्शन पे ये लागू होता है, रिकॉर्ड होता है, जिससे हर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। सबसे पहला होता है पर्सनल अकाउंट के लिए, कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी कि जिसने वैल्यू रिसीव की उसे डेबिट करो, उसका डेबिट, और जिसने दिया उसका क्रेडिट। जैसे मान लीजिए अगर पैसा किसी को दिए तो उसका अकाउंट डेबिट होगा और कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर से रिपीट कर दें, जो जिसने रिसीव किया, राइट, जिसने वैल्यू रिसीव की उसका डेबिट होगा और जिसने दिया उसका क्रेडिट होगा। अगर पैसे किसी को दिए हैं तो उसका अकाउंट डेबिट कर दीजिए और कैश को क्रेडिट कर दीजिए। फिर मान लीजिए रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट बोलता है कि डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, मतलब कि एसेट अंदर आए हैं तो डेबिट कर दीजिए और बाहर जा रहे हैं तो क्रेडिट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए आपने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर आ रहा है, एसेट आ रहा है, तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए, और कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट कर दीजिए। तीसरा होता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, नॉमिनल अकाउंट बोलता है कि डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉस, क्रेडिट और इनकम और गेन। मतलब क्या बोलता है कि जितने भी हमारे एक्सपेंस और लॉसेस होते हैं, राइट, उनको डेबिट कर दीजिए, एक्सपेंस और लॉसेस को डेबिट कर दीजिए। तो सिंपल सा रूल है कि बेसिकली जैसे मान लीजिए सैलरी हो गया, या मान लीजिए रेंट हो गया, या मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ये सब के सब क्या है, खर्चे ही तो है, तो इनको डेबिट करेंगे। और जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है या मान लीजिए कमीशन है, इसको क्रेडिट करेंगे। एक लाइन में याद रखिए, डेबिट क्या करता है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेबिट आपके एसेट या एक्सपेंस को बढ़ाता है और क्रेडिट आपके लायबिलिटी या इनकम को क्या करता है, बढ़ाता है, समझे, ये एक लाइन याद रखिए।
दोस्तों जब भी आप नेक्स्ट टाइम एंट्री लिखिए तो बस ये 3 गोल्डन रूल को दिल में रख लीजिए और अकाउंटिंग बन जाएगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। जैसे मान लीजिए कि आपने सैलरी पेमेंट की, तो आप सैलरी अकाउंट क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्योंकि सैलरी पेमेंट की आपने, क्यों, तो आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो जो भी चीज एक्सपेंस बढ़ रहा है वो डेबिट होगा। अच्छा, कैश क्या हो रहा है, कैश जा रहा है, समझे, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग जो है रियल अकाउंट वाला कंसेप्ट लगा रहे हैं, समझे। तो सैलरी क्या है, हमारा एक्सपेंस है, तो जहां जिससे भी एसेट एक्सपेंस बढ़े उसे हम लोग डेबिट करते हैं, सिंपल सा रूल है। तो 3 गोल्डन रूल याद रखिएगा। डेबिट का मतलब कि आपको वैल्यू मिला, एक्सपेंस हुआ। क्रेडिट का मतलब कि वैल्यू आपने दिया है, इनकम अर्न किया है, समझे, ये 2 वर्ड याद रखिए। सो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, अप्लाइज टू रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नन ऑफ द अबव। तो ये नियम किसके लिए है जी, ये नियम है हमारा पर्सनल अकाउंट के लिए, समझे। तो याद रखिए दोस्तों, पर्सनल अकाउंट के अंदर रिसीवर गिवर होता है, रिसीवर गिवर का कंसेप्ट है। रियल अकाउंट में कम्स इन गोज आउट का कंसेप्ट है। ये नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंस इनकम का कंसेप्ट है। डेबिट के कारण क्या होगा, आपका आपका एक्सपेंस बढ़ेगा, ठीक है, आपका एसेट बढ़ेगा। और क्रेडिट कब करना है, क्रेडिट करना है जब आपका लायबिलिटी बढ़े या इनकम बढ़े, समझे, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री की बात करते हैं। देखिए सिंपल शब्दों में बोले तो कॉन्ट्रा एंट्री वो होती है जिसमें कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा गया है कैश और बैंक दोनों अफेक्टेड है। बुक में इतना सिंपल भाषा में नहीं लिखा है, बुक में तो लंबा लंबा लाइन लिखा है, आपको मैं वही चीज शॉर्ट करके बता रहा हूँ। तो दोस्तों कॉन्ट्रा एंट्री में क्या होता है, बैंक से कैश विड्रॉ की, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे, समझे। तो यहाँ पे देखिए दोनों इन्वॉल्व है ना, कैश और बैंक दोनों इन्वॉल्व है। जैसे आपने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तो वहां पे बैंक को डेबिट करेंगे और कैश को आप क्रेडिट करेंगे। कैश के रिलेटिव सोचिए, कैश आपका रियल एसेट है, राइट, समथिंग। देखिए 2 वर्ड याद रखिएगा, चूंकि रियल एसेट है तो डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट, समझिए। तो कैश जा रहा है ना, तो क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, कैश आप निकाल रहे हैं ना, डेबिट आपके पास आ रहा है तो इसलिए डेबिट किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि दोनों केस में आप देखिए कैश और बैंक इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो यानी दोनों साइड इफेक्ट हो रहा है ना, इसीलिए कैश बुक में एंट्री दोनों जगह लिखी जाती है। और ये हम क्या करते हैं कि इसे स्पेशल मार्क सी लिख देते हैं, समझे। वो सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा। और एक क्विक टिप याद रखिएगा, अगर ट्रांजेक्शन में रिसीव्ड या पेड लिखा हो, देखिए अगर ट्रांजेक्शन में रिसीव वर्ड लिखा हो, पेड लिखा हो, तो समझ जाइए कि कैश लगा है वहां पे। लेकिन अगर सिर्फ पार्टी का नाम लिखा है तो वो कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। कैश नहीं लिखा तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो बस याद रखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा एंट्री का मतलब कैश और बैंक का कोऑर्डिनेशन। और हाँ, सेल्स रिटर्न, ये वर्ड याद रखिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री जो है दोनों साइड, मैंने आपको बताया ना, कैश बुक का दोनों साइड में रहेगा, डेबिट साइड में रहेगा, क्रेडिट साइड में रहेगा। एक सी वर्ड लिख देंगे समझने के लिए कि कॉन्ट्रा एंट्री है। अच्छा, सेल्स रिटर्न को हम लोग बोलते हैं रिटर्न इनवार्ड, परचेज रिटर्न को बोलते हैं हम लोग रिटर्न आउटवार्ड, समझे। ये 2 वर्ड बहुत कॉमन है, बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों एक और वर्ड याद रखिएगा कि परचेज सेल्स अकाउंट को यूज किया जाता है गुड्स खरीदने या बेचने के लिए। मान लीजिए लिखा गुड्स बाउट, अब गुड्स बाउट लिख दिया तो क्या मतलब है, तो यहाँ पे आप परचेज अकाउंट को यूज कीजिए। या मान लीजिए गुड्स सोल्ड, तो वहां पे आप सेल्स अकाउंट को यूज कीजिए, समझे। तो बस याद रखिए कॉन्ट्रा एंट्री कैश और बैंक का कोऑर्डिनेशन है। सेल्स रिटर्न को रिटर्न इनवार्ड, परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवार्ड बोलते हैं। एक सवाल कर लेते हैं, बताइए, कैश को हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, कैसा ट्रांजेक्शन है, क्रेडिट, नॉन कैश, कॉन्ट्रा एंट्री, नॉमिनल एंट्री। सही जवाब है इसका कॉन्ट्रा एंट्री ट्रांजेक्शन है, क्योंकि ये दोनों कैश और बैंक अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है। तो याद रखिए कैश बैंक बोथ अफेक्टेड तो कॉन्ट्रा एंट्री लगेगा, कैश डिपॉजिट तो ये एंट्री रहेगा, कैश विड्रॉन तो ये एंट्री रहेगा। गुड्स आपने परचेज किया तो परचेज अकाउंट, गुड्स रिटर्न किया तो रिटर्न इनवार्ड अकाउंट या रिटर्न आउटवार्ड अकाउंट, समझे। इस सब वर्ड को आपको ध्यान रखना है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, डबल एंट्री सिस्टम का सिंपल फंडा है। हर ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट एस्पेक्ट, एक होता है क्रेडिट एस्पेक्ट। पर्सनल अकाउंट बोलता है आपको, ये आपको मैंने पहले ही बता दिया है। हाँ, एक वर्ड याद रखिएगा कि कैशबुक और पासबुक की बात याद रखिएगा। पासबुक एक मिरर इमेज होती है, मतलब कैशबुक का जो डेबिट होता है वो पासबुक का क्रेडिट होता है, ये याद रखिएगा। ये आपस में मिरर इमेज है, कैशबुक का डेबिट, पासबुक का क्रेडिट, कैशबुक का क्रेडिट, पासबुक का डेबिट, समझे। इसी वजह से जब कैशबुक में डेबिट बैलेंस होती है, पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होती है, समझे। डिफरेंस के कारण, डिफरेंस कुछ रीजन से आता है, जैसे कि आपका टाइमिंग गैप हो गया, समझे, टाइमिंग गैप हो सकता है, बैंक चार्जेस हो सकते हैं, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन हो सकता है, डायरेक्ट डिपॉजिट हो सकता है, या आपका एंट्री एरर हो सकता है। तो शॉर्ट में याद रखिए, डबल एंट्री हर ट्रांजेक्शन का आपको बैलेंस दिखाता है, बैलेंस रखता है। और पासबुक और कैशबुक अपोजिट साइड पे लिखते हैं, इसलिए दोनों का बैलेंस अलग दिख सकता है, समझे। तो ये याद रखिएगा कि पासबुक जो है, पासबुक एंट्री कैशबुक एंट्री की अपोजिट साइड में रहता है। और बैंक चार्ज करती है इंटरेस्ट, बैंक का चार्ज और बैंक का इंटरेस्ट पहले पासबुक में आता है, तब जाके वो कैशबुक में जाता है, समझे ना। पहले पासबुक में लिखना है, फिर कैशबुक में लिखना है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट डिपॉजिट
काउज वेरिएशन बिटवीन, यही कारण होता है कि बैंक बैलेंस में वेरिएशन होने का। सवाल है कि जब कैश बुक डेबिट बैलेंस दिखाएगा तो पासबुक क्या दिखाएगा, तो पासबुक क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, क्योंकि मिरर इमेज है। समझे, ये बात याद रखना है। तो डबल एंट्री को हम लोग बोलते हैं डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। गोल्डन रूल बोलता है डेबिट क्रेडिट का कंसेप्ट है, ठीक है। पासबुक कैश बुक मिरर इमेज होता है, और डिफरेंस आता है किस कारण से दोनों में, पासबुक कैश बुक में टाइमिंग और एरर के कारण। तो पहले हम लोग पासबुक में लिखते हैं, फिर हम लोग कैश बुक में लिखते हैं। एरर आ रहा है मतलब कि कहीं तो गलती है, टाइमिंग का गलती है, एरर या एरर है, तो डिफरेंस आ रहा है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बैंक स्टेटमेंट के चेक के रिगार्डिंग। दोस्तों देखिए, अब हम बात करेंगे बीआरएस के बारे में। बीआरएस में दोस्तों न्यूमेरिकल अलग से आता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, उसके लिए सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने चैनल पे। दोस्तों बीआरएस होता है हमारा बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। इसका स्मार्ट प्रोसेस है, वो टूल जो इंश्योर करता है कि कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों एकदम सिंक हो, ठीक है। आपको मैंने बताया ना, एक तरफ होता है हमारा कैशबुक स्टेटमेंट, ठीक है, कैशबुक और क्या हो, कैश, ये इंश्योर करता हूं। यहां बात कर रहे हैं बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट की। यह एक स्मार्ट प्रोसेस है, ये टूल है जो इंश्योर करता है कि कैशबुक और बैंक स्टेटमेंट दोनों एकदम सिंक हो, राइट। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, एडजस्टेड बैंक बैलेंस बनाना पड़ता है, राइट। इसका कैलकुलेशन होता है। इस स्टेज पर कोई एक्चुअल एंट्री नहीं होती, सिर्फ नोशनल बैलेंस निकाला जाता है ताकि हम समझ सके डिफरेंस कहां पे है। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है। उसके बाद दोस्तों कैश बुक में अगर कोई क्लरिकल एरर है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। यहाँ पे देखिए लिखा गया है ना, एडजस्टेड बैंक बैलेंस बनाया जाता है। कैश बुक में कोई क्लरिकल एरर है तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा, ठीक है। फिर बैंक स्टेटमेंट से कोई बाकी एंट्री जैसे इंटरेस्ट, बैंक चार्ज या डायरेक्ट डिपॉजिट, उन्हें कैश बुक में पोस्ट किया जाता है। और फिर एंड में जब सब करेक्ट हो जाता है तो फाइनल कैश बुक का जो बैलेंस आता है वो एडजस्टेड बैंक बैलेंस के बराबर हो जाता है, और जो चला जाता है ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट में। टीवी मतलब कि ट्रायल बैलेंस और बीएस मतलब कि बैलेंस शीट में। दोस्तों सवाल ये पूछा गया था पिछली बार कि क्या क्या एडवांटेज है बीआरएस बनाने के। तो दोस्तों याद रखिएगा कि बहुत सारे एरर डिटेक्ट होते हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि बहुत सारा एरर आपको पता चल जाता है। देखिए लिखा है कि आपको बहुत सारा एरर पता चल जाता है, फ्रॉड पकड़े जाते हैं, समझे ना। इंटरनल कंट्रोल टूल की तरह काम करता है, फिर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें मिलता है ट्रू बैंक बैलेंस। क्या मिलता है हमें, करेक्ट बैंक बैलेंस मिलता है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है बीआरएस का। तो दोस्तों स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 आपको नोशनल बैलेंस देगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 और 3 आपको एक्चुअल करेक्शन देगा, और फाइनल आउटपुट होता है कंपनी का परफेक्टली बैलेंस बैंक पोजीशन। तो सवाल है कि बैंक की रिकॉन्सिलेशन का कौन सा स्टेटमेंट आपको नोशनल बैलेंस देता है और एक्चुअल बैलेंस नहीं देता। सही जवाब है इसका स्टेप नंबर 1, आपको नोशनल बैलेंस देता है, समझे। तो दोस्तों याद रखिएगा, एडजस्टेड बैंक बैलेंस स्टेप नंबर 1 नोशनल, क्लरिकल एरर स्टेप नंबर 2 रेक्टिफाई, मिसिंग एंट्री स्टेप नंबर 3 पोस्ट, फाइनल बैलेंस जो होता है वो ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट पेज से हम लोग निकालते हैं, राइट। दोस्तों अब हम लोग अकाउंटिंग का एक सिंपल सा ट्रिकी कंसेप्ट समझेंगे, जो कि होता है हमारा सस्पेंस अकाउंट। क्या होता है सस्पेंस अकाउंट। दोस्तों कभी ऐसा होता है ना कि ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होता, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल अलग आ जाते हैं, तब तक के लिए हम डिफरेंस अमाउंट को एक टेम्पोररी अकाउंट में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट, समझे ना। तो जब तक हमारा डिफरेंस मैच नहीं होता है तब तक टेम्पोररी बेसिस पे हम उस बैलेंस को एक अकाउंट में डाल देते हैं, उसको बोलते हैं सस्पेंस अकाउंट। अगर मान लीजिए डेबिट ज्यादा है, अगर मान लीजिए डेबिट क्रेडिट से ज्यादा है, तो क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट जो डिफरेंस है वो सस्पेंस के क्रेडिट साइड में होगा, समझे। और अगर क्रेडिट टोटल ज्यादा है तो सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा। तो बस याद रखिएगा कि यह एक टेम्पोररी फिक्स होता है जब तक एरर मिल नहीं जाए। फिर जब एरर आइडेंटिफाई हो जाता है, समझे, तो जब तक आपका एरर आइडेंटिफाई नहीं हुआ तब तक उसमें रखेंगे। जैसे ही एरर आपका आइडेंटिफाई हो जाता है तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस बैलेंस शीट में दिखाया जाता है, समझे। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं होता है तब तक सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस आपको बैलेंस शीट में दिखाना है। डेबिट साइड पे एसेट को दिखाना है, एसेट के रूप में, क्रेडिट साइड पे लायबिलिटी के रूप में। तो शॉर्ट में याद रखिए, सस्पेंस अकाउंट एक पार्किंग स्पॉट है ट्रायल बैलेंस के डिफरेंस का, जब तक एरर ट्रेस नहीं हो जाता। तो एक तरह का पार्किंग स्पॉट है, समझे। और इसको इसके माध्यम से वन साइडेड एरर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। एसेट डेबिट एंड लायबिलिटी क्रेडिट, याद रखिएगा। पहला सवाल, इफ द डेबिट टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस एक्सीड द क्रेडिट टोटल वेयर द डिफरेंस विल बी प्लेस्ड। तो क्या कर रहा है कि डीआर आपका सीआर से ज्यादा है, तो डिफरेंस को हम लोग सस्पेंस के अकाउंट के क्रेडिट में प्लेस करेंगे, राइट। सी नंबर करेक्ट है। तो याद रखिए दोस्तों, ट्रायल बैलेंस का जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट में जाता है। वन साइडेड एरर का रेक्टिफिकेशन सस्पेंस एट अ सेकंड अकाउंट, ठीक है। डेबिट इज ग्रेटर देन क्रेडिट तो सस्पेंस अकाउंट का क्रेडिट साइड में रहेगा। क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट साइड में रहेगा। फाइनल अकाउंट प्लेसमेंट में डेबिट द एसेट, क्रेडिट द लायबिलिटी।
समझेंगे अकाउंटिंग का एक टॉपिक जो हर बिजनेस के लिए मस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसे? डेप्रिसिएशन। सिंपल वर्ड में बोले, हर एसेट टाइम के साथ गिरता है, राइट, यूज करने घिसता है, राइट, टाइम के साथ गिरता है यूज करने से, वियर एंड टीयर से, या टेक्नोलॉजी आउटडेटेड होने से। इसी वैल्यू के ग्रेजुअल फॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन बोलते हैं। समझे? ये जो हमारा ग्रेजुअल फॉल होता है ना, दिस ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू, राइट, दिस ग्रेजुअल फॉल इन द वैल्यू इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन देने का मेन पर्पस क्या है? सबसे पहले हम ट्रू प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, राइट, क्योंकि एसेट की कॉस्ट हर साल थोड़ी थोड़ी करके एक्सपेंस बन जाती है। समझे? एसेट की जो कॉस्ट है वो हर साल थोड़ी थोड़ी करके एक्सपेंस बन जाती है। और दूसरा कारण है कि बैलेंस शीट को हमें रियलिस्टिक बनाना है। बैलेंस शीट को क्या बनाना है? हमें रियलिस्टिक बनाना है, राइट। एसेट को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे दिखाया जाता है ताकि एक्चुअल वैल्यू रिफ्लेक्ट हो। और तीसरा कारण है हमें, दोस्तों याद रखिएगा, फ्यूचर रिप्लेसमेंट प्लानिंग के लिए। यहां पे देखिए एक और वर्ड इन्होंने यूज किया है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट प्लानिंग। ठीक है, फ्यूचर रिप्लेसमेंट प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए यहाँ पे लिखा है फ्यूचर, मतलब ये हुआ कि डेप्रिसिएशन अमाउंट से रिजर्व बन जाता है, जिसके नए एसेट के लिए फंड रेडी रहता है। तो दोस्तों बेसिकली डेप्रिसिएशन जो होता है कॉस्ट का पार्ट होता है, क्योंकि ट्रू प्रॉफिट ट्रू लॉस को बताता है। ठीक है, और एसेट का रिप्लेसमेंट डेप्रिसिएशन फंड प्रोविजन करते हैं फ्यूचर एसेट और परचेज के लिए। सवाल है कि डेप्रिसिएशन को प्रोवाइड इज प्राइमरली टू, हाँ, फ्यूचर प्रॉफिट को एसेटन करने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन देते हैं, याद रखिएगा। तो कीवर्ड याद रखिए, करेक्ट प्रॉफिट, ट्रू अर्निंग, ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन बेस्ड ऑन फेयर एसेट वैल्यू। एसेट का रिप्लेसमेंट रिजर्व क्रिएट करता है, वियर एंड टीयर आपका वैल्यू को डिक्लाइन करता है। तो दोस्तों एंट्री कैसी होती है डेप्रिसिएशन की, वो जरा देख लीजिए। तो देखिए अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं। डायरेक्ट एंट्री कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर लीजिए, एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। अल्टरनेट एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर लीजिए और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को क्रेडिट कर लीजिए। तो बैलेंस शीट में एसेट हमेशा अपनी रिड्यूस वैल्यू यानी कि कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे दिखाया जाता है, याद रखिएगा। ऐसे को जब भी बैलेंस शीट में दिखाएंगे ना तो रिड्यूस वैल्यू पे दिखाएंगे, यानी कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करके ही वैल्यू को शो करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। अब बात करें दोस्तों WDV मेथड की, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की। यहां पे एक फिक्स परसेंटेज लगता है हर साल के बुक वैल्यू पे, यानी हर साल का जो बुक वैल्यू होता है उस पर हम एक फिक्स परसेंटेज अप्लाई करते हैं, ना कि ओरिजिनल कॉस्ट पे। समझे? तो याद रखिएगा, हर साल के बुक वैल्यू पे वी अप्लाई अ फिक्स परसेंटेज, वी अप्लाई अ फिक्स परसेंटेज बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू, नॉट ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट, राइट। इसलिए हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट कम होता जाता है। शुरू के सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन लगता है क्योंकि एसेट तब ज्यादा एफिशिएंटली काम करता है। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू प्रीवियस ईयर बुक वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय रेट परसेंटेज। तो शॉर्ट में दोस्तों याद रखिए कि जो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड है इसका मैजिक है कांस्टेंट रेट। इसका मैजिक क्या है? कांस्टेंट रेट। ठीक है, फिर डिक्रीजिंग वैल्यू और रियलिस्टिक एसेट फिगर, रियलिस्टिक एसेट फिगर बैलेंस शीट में। समझे? तो एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, डायरेक्ट एंट्री इनडायरेक्ट एंट्री दोनों मैंने समझा दिया आपको। अल्टरनेट एंट्री कैसे करना है, एसेट को बैलेंस शीट में हमेशा रिड्यूस वैल्यू पे दिखाते हैं। WDV में हम लोग परसेंटेज अप्लाई करते हैं, बुक वैल्यू पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं। ठीक है, कुछ शुरुआती सालों में ज्यादा डेप्रिसिएशन होता है, एसेट शुरू में अच्छा परफॉर्म करता है, और फॉर्मुला जो अप्लाई करना है वो ये करना है, प्रीवियस ईयर वैल्यू ले लीजिए, रेट परसेंटेज निकाल लीजिए। तो WDV में क्या होता है? कांस्टेंट रेट रहता है, वैल्यू घटता है। स्टेट लाइन में कांस्टेंट अमाउंट रहता है, फिक्स कॉस्ट यूज करते हैं। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अपीयर डिडक्टेड फ्रॉम द एसेट इन द बैलेंस शीट। सवाल है कि WDV मेथड में डेप्रिसिएशन को कहां चार्ज करते हैं? ओरिजिनल कॉस्ट पे, टोटल एसेट पे, बुक वैल्यू पे? सही जवाब है DV पे कॉल चार्ज करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेप्रिसिएशन एंट्री कैसे होता है। अल्टरनेट एंट्री में क्या करते हैं हम लोग? अल्टरनेट एंट्री में यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एंट्री में एसेट को क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन अल्टरनेट एंट्री में प्रोविजन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। एसेट वैल्यू कैसे लिखा जाएगा? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग IND-AS 38 की बात कर लेते हैं। तो IND-AS 38 क्या कहता है कि इंटेंजिबल एसेट, जैसे कि आपका ट्रेडमार्क हो गया, ध्यान से सुनिएगा, कुछ इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है, जैसे कि मैं आपको कह दूं ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट से ट्रेडमार्क हो गया, राइट, पैटेंट, सॉफ्टवेयर, ये सभी इंटेंजिबल एसेट है। ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तभी रिकॉग्नाइज होंगे जब दो कंडीशन पूरी हो। पहला कंडीशन क्या है कि बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, राइट। दो कंडीशन पूरी हो मतलब क्या हुआ कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट हो, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो, और कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सके। तो ये कहता है IND-AS 38 कि इंटेंजिबल एसेट जैसे कि ट्रेडमार्क, पेटेंट, सॉफ्टवेयर तभी रिकॉग्नाइज होंगे जब दो कंडीशन पूरी हो, यानी कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल हो
क्या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपका प्रोबेबल हो और कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सके, समझे, तभी जाके तो इनका ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर ऑलमोस्ट सेम है टेंजिबल एसेट के अंदर, IND-AS 16 के अंदर। तो याद रखिएगा इंटेंजिबल एसेट के लिए IND-AS 38 होता है, प्लीज रिमेंबर इट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो AS नंबर 10 है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 है, जो कि आपको मैंने पहले ही बताया था PP के बारे में होता है ये। तो ये टेंजिबल एसेट के लिए होता है। देखिए इंटेंजिबल के लिए क्या बताया, IND-AS 38, ठीक है, और टेंजिबल के लिए AS आपका 10 है, ठीक है। बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट जो प्रोडक्शन, रेंट या एडमिनिस्ट्रेशन में यूज होते हैं। और कहा जाता है कि जो रिकॉग्निशन का टाइम है वो एसेट का कॉस्ट होता है। इसके अंदर आपका परचेज प्राइस, डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और आई थिंक वी हैव डिस्कस इट, राइट, ये सब हमने पहले बात कर रखी है, तो याद रखिएगा। और दोस्तों एक और बात बताई जा रही है, लेकिन जो हमारे डे टू डे सर्विसिंग है, रिपेयर है, मेंटेनेंस है, वो एक्सपेंस होते हैं, कैपिटलाइज नहीं होते, ठीक है, ये सब याद रखना है। तो दोस्तों 2-3 बात याद रखिएगा कि IND-AS 38 सिर्फ एलिजिबल इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज करता है, IND-AS 38, और AS नंबर 10 टेंजिबल एसेट का फुल कॉस्ट हमेशा डिफाइन करता है, और रूटीन सर्विस हमेशा एक्सपेंस पे की जाती है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको ये सेशन, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैपिटलाइज्ड अंडर PPE, डे टू डे रिपेयर, ट्रेड डिस्काउंट रिसीवेबल, हाँ, कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एसेट को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटलाइज करते हैं। तो कीवर्ड याद रखिए, AS नंबर 38 जो होता है वो क्या है, वो किसे डील करता है, तो इंटेंजिबल एसेट्स, AS 38, ठीक है, AS 38 इंटेंजिबल एसेट के बारे में है। PP रिकॉग्निशन में आपको प्रोबेबल बेनिफिट प्लस रिलायजेबल कॉस्ट, और कॉस्ट का मेजरमेंट में परचेज, डायरेक्ट डिसमेंटलिंग सब आता है। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज में फेयर वैल्यू पे करते हैं, और सब्सिक्वेंट कॉस्ट हमारा डे टू डे सर्विसिंग होता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। यह था हमारा